बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद काशिफ गुराया। तो आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपसे मुखातब हूं वो है कंपाउंड और उसकी क्लासिफिकेशन। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत सारे अगले आने वाले टॉपिक्स के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ये आपका ही फायदा है अगर आप मुझे ओबे इस मामले में करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद वला आलिहि वसल्लम व हुवा अहलहु। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे लिए इस टॉपिक को समझाना आसान कर दे और आप लोगों के लिए इस टॉपिक को समझना आसान कर दे और इस इल्म को हमारे लिए सबके लिए नफा बख्श बना दे। तो कंपाउंड्स क्या हैं बेटे? तो कंपाउंड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं। सब्सटेंस कैसे मैटर को कहा था? तो हमने कहा था कि मैटर इन इट्स प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। डिटेल हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, सब्सटेंस कंपाउंड भी हो सकता है। एलिमेंट तब होता है जब वो सेम एटम से मिलकर बना हो। पिछला लेक्चर रिकॉर्ड करके आए हैं। तो अब कंपाउंड की जब बात करेंगे तो ऐसा सब्सटेंस जो डिफरेंट एटम से मिलकर बना हो उसको कंपाउंड कहते हैं। इसके एग्जांपल में जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहां पर H2O को देख लो तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें डिफरेंट एटम्स हैं। एक एटम फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का है, तो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड। यहां आप कार्बन डाइऑक्साइड को देख लो तो ये भी डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है। एक कार्बन का एटम है, एक क्या है, ऑक्सीजन का एटम है। तो लिहाजा ऐसे सब्सटेंसेस जो डिफरेंट एटम से मिलकर बने हों उनको मेरा बेटा कहते हैं क्या भाई? कंपाउंड्स। इसका दूसरा जो पॉइंट ऑफ आइडेंटिटी है पहचान की, वो हमने कहा है कि कंपाउंड हमेशा केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से बनते हैं। जैसे कि वाटर को अगर आप बनाना चाहो तो केमिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो फिर आप कंपाउंड वाटर हासिल कर सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड को बनाना चाहो तो केमिकली कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो आप कार्बन डाइऑक्साइड हासिल कर सकते हो। इसका तीसरा पॉइंट ऑफ आइडेंटिटी है जो देखने में तो इतना अहम नहीं लगता लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स की रेशो होती है, रेशो मैस के लिहाज से या नंबर्स के लिहाज से, रेशो बाय नंबर्स या रेशो बाय मैस, वो फिक्स होती है। इससे मुराद क्या है? ये बड़ा अहम आर्टिकल है जो अब रेशो पे शुरू होने लगा है। अगर आपने रेशो को गौर से समझ लिया तो आगे का आर्टिकल आना है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप समझ लें तो 50% आप यहां से वो आर्टिकल समझ जाएंगे। तो जैसे कि बाई नंबर रेशो को समझो तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मैं बात करूं इन वाटर, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान नंबर्स की रेशो 2/1 की होती है। इन वाटर हाइड्रोजन इज 2 और ऑक्सीजन इज 1। ये फिक्स है। अगर ये रेशो चेंज हो जाएगी तो ये कंपाउंड वाटर भी वाटर नहीं रहेगा, ये भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक और लिक्विड का फार्मूला लिखता हूं कंपाउंड का H2 और O2। यहां पर रेशो 2/2 की है तो ये रेशो चेंज हो गई। तो अब इस लिक्विड को भी कोई वाटर नहीं कह सकता। लिहाजा एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स के दरमियान रेशो होती है वो नंबर्स के लिहाज से हो या उनके मैस के लिहाज से वो फिक्स होती है। यहां पर दो एग्जांपल देख लें। जैसे हाइड्रोजन है तो इसकी रेशो बाई नंबर्स मैंने यहां पर 2/1 की बात कर दी और कार्बन डाइऑक्साइड में एलिमेंट्स की रेशो 1/2 नंबर्स के लिहाज से वो भी आप समझ सकते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड में 1/1 ये भी आप समझ सकते हैं। अब इनके मैस के दरमियान रेशो समझिए। तो ये लेक्चर मुझे किसी वजह से दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है तो इसलिए मैं कुछ चीजें दोबारा क्लियर कर दूं। तो इसकी रेशो मैस के लिहाज से जो रेशो है वो मैंने दो टाइटल में बताई है। एक है एग्जैक्ट मैस की रेशो और एक है सिंपलेस्ट मैस की रेशो। इनको समझिएगा। एग्जैक्ट मैस कैसे निकालते हैं? हाइड्रोजन का मैस होता है 1। आपको कैसे पता चलेगा? जो पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने 5 लेक्चर प्रोडक्ट टेबल में रिकॉर्ड करके आपको दिए हैं। तो उसमें एक टॉपिक है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेस का। एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, मैस नंबर कैसे याद करते हैं वो पूरा एक आर्टिकल है। उसको देखोगे तो फिर आपको ये कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए तो हमेशा कहूंगा बुक को हमेशा तरतीब से पढ़ें। तो हाइड्रोजन है कितने? 2 हैं तो 1 2s are 2। तो एग्जैक्ट मैस ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर इज 2। ऑक्सीजन का मैस होता है बेटे 16 और ऑक्सीजन के नंबर वाटर में कितने? 1। तो 16 1s are 16। दादा ऑक्सीजन का मैस इन वाटर होता है बेटे 16। तो ये होगी 2/16 इसके मैस के दरमियान रेशो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मैस के दरमियान रेशो। इसी तरह कार्बन का मैस होता है बेटे 12 और 12 है कितने? कार्बन है कितने? 1। तो दैट इज 12। किसका मैस हो गया? बोलो बेटे
बोलो कि इसका कार्बन का और ऑक्सीजन का मैच, जैसे यहां बात करके आए 16, तो नंबर्स है कितने 2, तो 16 2s are 32, तो लिहाजा 12/32 एक कार्बन और ऑक्सीजन के मैच के दरमियान एग्जैक्ट रेशो है। ये रेशो आप खुद निकालें, मैं इसको लिखूंगा, सिर्फ बोलूंगा नहीं, 12/16 है ये। अब यहां पर सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए दो फार्मूलाज यूज होते हैं। वो पहला फार्मूला गौर से सुने, दोनों कान खोल के, कि रेशो के अंदर जो स्मॉलेस्ट नंबर है आप उस नंबर को पिक करें और जो बड़ा नंबर है उसके ऊपर डिवाइड करें। अगर तो स्मॉल नंबर बड़े नंबर को इक्वली डिवाइड कर दे, जैसे इस केस में 16 डिवाइडेड बाय 2 इज 8, यह है कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब। अगर कंप्लीटली डिवाइड ना करता तो जवाब अशारिये या फ्रैक्शन में आता, हमें फ्रैक्शन वाला जवाब नहीं चाहिए, सिंपलेस्ट रेशो चाहिए, सिंपल रेशो नहीं चाहिए, ये भी देख लेना। तो अगर तो स्मॉल नंबर बिग नंबर को इक्वली डिवाइड कर दे तो फिर बेटे आपने क्या करना है कि फिर पूरी रेशो को उस स्मॉल नंबर के ऊपर डिवाइड कर देना। 2 को भी 2 के ऊपर डिवाइड कर दिया, 16 को भी 2 के ऊपर डिवाइड कर दिया, तो ये रेशो आ गई 1:8 की। लेकिन यहां पर जो दूसरा चैलेंज है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में रेशो 12/32 की है, तो स्मॉल नंबर को लेकर ये बिग नंबर के ऊपर डिवाइड किया, तो यहां 32 इक्वली 12 के ऊपर डिवाइड नहीं होता, इसका आंसर 2.67 आ जाएगा। लिहाजा ये फार्मूला यहां कारगर नहीं होगा। तो फिर दूसरा फार्मूले का नाम मैंने रखा है हिट एंड ट्रायल। नंबर को हिट करो और उसको ट्राई करो कि किस तरह सिंपलेस्ट रेशो हासिल कर सकते हो। सिंपलेस्ट रेशो तब हासिल होगी जब बड़े से बड़े पॉसिबल नंबर के ऊपर आप उसको डिवाइड कर दोगे, तो फिर बेटे सिंपलेस्ट रेशो आपको हासिल होगी। तो ये 2 के ऊपर डिवाइड हो सकती है, ये रेशो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन हमें बड़े से बड़े नंबर को ट्राई करना है ताकि हमें सिंपल रेशो ना हो, सिंपलेस्ट हो। तो 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 3 इसको डिवाइड ही नहीं इक्वली करता, तो 3 सूटेबल नंबर नहीं है। 4 के ऊपर डिवाइड करके देखते हैं तो 4 इसको भी डिवाइड कर देता है और इसको भी 32 को भी डिवाइड कर देता है, लेकिन हम इससे ऊपर भी जाकर देख लेते हैं, 5 के ऊपर डिवाइड करके देखते हैं तो 5 इसको डिवाइड ही नहीं करता, तो 5 सूटेबल, ये 5 के ऊपर इक्वली डिवाइड नहीं होता, ना ये होता है। 6 को ट्राई करते हैं तो 6 इसको तो इक्वली डिवाइड कर देता, लेकिन इसको इक्वली डिवाइड नहीं करता, तो लिहाजा ये भी सूटेबल नंबर नहीं है। लिहाजा बड़े से बड़ा नंबर जो है वो इसमें से फिर कौन सा सिलेक्ट हुआ, 4, तो अगर 12 डिवाइडेड बाई 4 तो दैट इज 3, और 32 डिवाइडेड बाई 4 तो दैट इज 8। ये सिंपलेस्ट रेशो मैथ्स की निकल आई कार्बन और क्या भाई ऑक्सीजन के दरमियान इन कार्बन डाइऑक्साइड। आप कार्बन मोनोऑक्साइड में खुद ट्राई करें। यहां पर एक और अहम मामला है, उसको भी समझ लें कि आपके पेपर में एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, वो पहचानने का होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल लिखा होगा, देखो इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन है, तो पूछा होगा कि इसमें और एक फार्मूला CO का लिखा होगा, तो पूछा होगा कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमेंट कौन सा, सॉरी कोबाल्ट एलिमेंट कौन सा है। तो बेटे एलिमेंट के सिंबल में मैं बताकर आया हूं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और सेकंड लेटर स्मॉल होता है। अगर सिंबल 2 लेटर हो, अगर सिंबल 2 लेटर हो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल। तो लेकिन ये कंपाउंड है, इसमें 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं और दोनों जो हैं कार्बन और ऑक्सीजन, इनके दोनों की सिंबल कैपिटल होगी, तो जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल सेकंड स्मॉल होगा तो वो होगा एलिमेंट, ये पहचान लीजिएगा। नेक्स्ट है जी कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन। तो बेटे कंपाउंड्स आयोनिक कंपाउंड भी होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड भी होते हैं। यहां पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो आपको ऑब्जेक्टिव को फेस करना पड़ेगा कि आपको एक कंपाउंड लिखकर देगा 4 कंपाउंड्स और आपको कहेगा कि पहचानो इसमें से आयोनिक कंपाउंड कौन सा है। मेरा यहां टास्क है कि आप कंपाउंड को पहचान जाओ देख के ही सिर्फ कि ये आयोनिक है या कोवलेंट है। इसलिए मैंने कुछ एडिशनल पॉइंट्स का तज़किरा किया है जो बुक के ऊपर नहीं है, ये बुक के ऊपर नहीं है। बेशक कंपैरिजन लिखते हुए आप इनका तज़किरा ना करें, लेकिन इन पॉइंट्स के बगैर आप इनको समझ नहीं सकते। तो आयोनिक कंपाउंड की आइडेंटिटी के केस में मैंने कहा है कि आयोनिक कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड होता है। अब बॉन्ड क्या है ये भी समझाना है और आयोनिक क्या है ये भी समझाना है। और कोवलेंट कंपाउंड में कहा है कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये दूसरी पहचान जो सबसे अहम और बड़ी है कि आयोनिक कंपाउंड केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसमें एक एलिमेंट मेटल होता है और दूसरा एलिमेंट नॉन मेटल होता है। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड है इसमें दोनों एलिमेंट नॉन मेटल होते हैं। जो तीसरा है वो स्ट्रक्चर का है कि आयोनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटेस्ट टाइप का होता है, जिसमें अपोजिटली चार्ज आयन जो है वो अरेंज होते हैं। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो हमने कहा 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटेस्ट टाइप का भी होता है और रैंडम भी होता है। ये भी आपकी बुक के ऊपर पॉइंट नहीं है, लेकिन आपको ये समझाता हूं अगर उसका स्ट्रक्चर रैंडम होगा
तो फिर उसका स्ट्रक्चर अमार्फस कहलाएगा। अगर 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस होगा तो फिर उसका स्ट्रक्चर जो है किसी का भी वो क्रिस्टलाइन कहलाएगा। लिहाजा आयोनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमेशा क्रिस्टलाइन होता है, इसकी क्रिस्टल्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन भी हो सकता है और अमार्फस भी हो सकता है। यहां पर आगे बात कही है कि आयोनिक कंपाउंड इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर नहीं करती तो फिर किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? फार्मूला यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो फिर हमें समझाना जरूर है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होती है और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट नहीं करती। जबकि कोवलेंट कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में, कोवलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर आगे रिलेटिव एक प्रॉब्लम है कि इनका रिलेटिवली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और इनका रिलेटिवली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इसकी रीजन भी आपको समझानी होगी। इस बात को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बॉन्ड्स को बताना था, बॉन्ड्स क्या है? तो बॉन्ड ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि किसी कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एटम्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करके जोड़ के रखे तो उसको बॉन्ड कहते हैं। इसकी नंबर ऑफ टाइप्स हैं जिनमें 2 तस्करा हमने यहां कोवलेंट बॉन्ड का करना है और आयोनिक बॉन्ड का करना है। तो जरा गौर कीजिएगा, बॉन्ड तो समझ गया। अब एक फोर्स ने सोडियम फ्लोराइड एक कंपाउंड है, तो एक फोर्स ने सोडियम आयन और फ्लोराइड आयन को जोड़ के रखा है, इस फोर्स का नाम है बॉन्ड। अब ये बॉन्ड कौन सा है वो समझिए। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन हो और नेगेटिव आयन हो तो ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेटे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब इसमें कंपाउंड में 2 तरह के एलिमेंट्स हैं। ये सोडियम एक मेटल है, ये फ्लोराइड एक नॉन मेटल है। ये मैंने एलिमेंट्स का आर्टिकल पढ़ाते हुए एग्जांपल में भी ये एग्जांपल डिस्कस की थी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पीरियोडिक टेबल में तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं एक नजर करूं और मुझे पता चल जाए कि इसमें मेटल और नॉन मेटल है तो मैं टिक कर दूं तो ये आयोनिक है, तो फिर आपको वो मेरा पीरियोडिक टेबल वाला लेक्चर मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स देखना पड़ेगा। यहां पर जो दूसरा कंपाउंड है, इस तरह के जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान हो आयोनिक बॉन्ड, और दूसरी पहचान भी करवा दी कि इसमें दोनों ही क्या है बेटे, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। तो जब आप ये दोनों पॉइंट आइडेंटिटीज के पॉइंट समझ जाओगे तो टिक कर दोगे कि ये सोडियम फ्लोराइड जो है ये एग्जांपल है किसकी? आयोनिक कंपाउंड की। जबकि दूसरी एग्जांपल यहां वाटर की है, तो वाटर में ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। तो जिसमें दोनों ही एलिमेंट्स नॉन मेटल हो तो आंखें बंद करके टिक कर दो कि वो क्या है, वो कोवलेंट कंपाउंड है। यहां कोवलेंट बॉन्ड को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। तो इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1 है। मैं पिछले आर्टिकल में समझा कर आया हूं कि पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दूसरे में 6 हो सकते हैं। लिहाजा यहां मैंने डिजाइन किया कि ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है जिसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ पेयर, इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस मैंने दिखाए हैं, और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 तो मैंने पेयर की फॉर्म में दिखाए हैं और 2 मैंने अलग-अलग इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, लिहाजा उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो पहले शेल में मौजूद होता है। मैंने उसको डॉट की मदद से दिखाया है। अब ये मैंने पिछले आर्टिकल में बताकर आया हूं डुप्लेट और ऑक्टेट रूल, और मैंने कहा था कि एलिमेंट अपने डुप्लेट रूल के मुताबिक अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहते हैं, जिसको मैंने कहा था फॉलो हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम करते हैं, और बाकी तमाम एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। इस शेल को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा ऑक्सीजन, जिसमें तमाम एलिमेंट इस कोशिश में लगे रहते हैं। तो अब ये जरूरत अपनी पूरी कैसे करेगा, ये जरूरत कैसे पूरे करेगा? तो इसका एक और तरीका है, वो है म्यूचुअल शेयरिंग। ये देख लो, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मैंने ड्रा किए। ये रेड से स्ट्रक्चर जो मैंने ऑक्सीजन का ड्रा किया, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में 6 है, 2 पेयर की फॉर्म में है, 2 मेरा बेटा क्या है, अनपेयर की फॉर्म में है। ये क्रॉस मैंने लगाए हुए हैं। तो जो 2 हाइड्रोजन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इस एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेते हैं और दूसरा हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा केस बन जाता है जैसे मेरे 2 हाइड्रोजन के एटम को जाहिर कर रहे हो और ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो और ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, इसको भी जरूरत हो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की और इसको भी जरूरत, तो ये शेयरिंग से अपनी जरूरत पूरी कर लेते हैं। इस समय लेफ्ट और राइट दोनों में देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आएंगे। तो इसके मुताबिक अगर ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें तो ऑक्सीजन को गौर करना, इसके 2 और 2 ये 6 और 2 ये 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पूरे हो गए जो 8 पूरे करता था, और हाइड्रोजन के वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन ये पूरे कर चुका है। लिहाजा डुप्लेट रूल के मुताबिक इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए और ऑक्टेट रूल के मुताबिक ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए। ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने उसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड और उसको लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं।
लेकिन इससे भी ज्यादा मददगार आपको ये बात साबित होगी कि अगर एक मेटल है और एक नॉन मेटल है तो आयोनिक, अगर दो सब नॉन मेटल हैं तो वो कोवलेंट। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को देख ले तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या है, तो आपने 3D वॉलपेपर और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का सुना भी होगा। तो स्पेस में 3 डायमेंशन हैं, एक्स वाई जी फॉर एग्जांपल। तो अगर किसी भी कंपाउंड के जो एटम हैं, आयन हैं या मॉलिक्यूल हैं, वो स्पेस में 3 डायमेंशनली अरेंज हों तो उसको कहते हैं 3 डायमेंशनल क्रिस्टलेटस, और ऐसे स्ट्रक्चर को क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। आयोनिक कंपाउंड में आयन 3 डायमेंशनली अरेंज होते हैं, इस वजह से इसके स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशनल क्रिस्टलेटस स्ट्रक्चर या सिंपली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें अपोजिटली चार्ज आएंगे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। सोडियम आयन फ्लोराइड आयन, सोडियम आयन फ्लोराइड आयन, सोडियम आयन, ये सोडियम आयन फ्लोराइड आयन वगैरह वगैरह। लेकिन जो अमार्फस है, रैंडम है, उसमें एटम या मॉलिक्यूल इस तरतीब का ख्याल नहीं रखते, वो बेतरतीब ही स्पेस में मौजूद होते हैं। ये सारे मॉलिक्यूल स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह हमने कहा था कि कोवलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर इस तरह रैंडम भी हो सकता है और उनका क्रिस्टलाइन भी हो सकता है, लेकिन आयोनिक कंपाउंड का सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन हो सकता है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्म को समझो तो मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? मॉलिक्यूल ऐसे छोटे यूनिट ऑफ सब्सटेंस को कहते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो। अब इंडिपेंडेंटली कौन एग्जिस्ट कर सकता है? जिसकी जरूरियात पूरी हैं। जैसे इस एग्जांपल में ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, उसकी जरूरत पूरी है। हाइड्रोजन के वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसकी भी जरूरत पूरी है और इसकी भी जरूरत पूरी है। लिहाजा ये H2 में तमाम एटम की जरूरियात पूरी है, लिहाजा ये बाकियों से अलग इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। लिहाजा H2O को कहा जाएगा मॉलिक्यूल ऑफ क्या भी वाटर। इसलिए कहा था कोवलेंट कंपाउंड तमाम मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आयोनिक कंपाउंड में अगर आप पॉजिटिव आयन समझ लो, इस एग्जांपल में सोडियम आयन है, और नेगेटिव आयन आप समझ लो कि फ्लोराइड आयन है, तो ये इंडिपेंडेंट थोड़ी है। ये तो ये नेगेटिव आयन जो आगे पॉजिटिव आयन के साथ जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव आयन एक और नेगेटिव आयन के साथ जुड़ा है, ये पॉजिटिव आयन एक और नेगेटिव आयन के साथ जुड़ा है। तो लिहाजा ये यूनिट जो है, ये यूनिट इंडिपेंडेंट नहीं है, इसके साथ और भी आयन्स मौजूद हैं। लिहाजा इस वजह से जो इंडिपेंडेंट यूनिट होता है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। लिहाजा आयोनिक कंपाउंड के यूनिट को मॉलिक्यूल नहीं कहा जा सकता, इसलिए कहा जाता है डजंट एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो फिर इसके यूनिट को कहते क्या है? तो याद रखिएगा, इसके यूनिट्स को फार्मूला यूनिट कहते हैं। लास्ट बात है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में फर्क समझिए। सॉलिड में पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड में इन पार्टिकल एटम आयन या मॉलिक्यूल का फासला बढ़ता है और गैस में फासला मजीद बढ़ जाता है। अगर किसी सॉलिड को आपने मेल्ट करना है तो उनके पार्टिकल्स के दरमियान फासला को बढ़ाना होगा। बढ़ाने के लिए इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड है उसको तोड़ना होगा, और तोड़ने के लिए चाहिए होगी एनर्जी या हीट। बॉन्ड जितना ज्यादा मजबूत होगा उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, उतना ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। अब आयोनिक कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है और कोवलेंट कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो आपको सिर्फ ये पता चाहिए कि कौन सा बॉन्ड निस्बतन ज्यादा मजबूत होता है, तो आयोनिक बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं रिलेटिवली किसके? कोवलेंट कंपाउंड के। दैट इज ऑल अबाउट दैट लेक्चर। दुआ गो हूं कि आपने इससे भरपूर फायदा उठाया हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।